And a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from the cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I'm Gunjan Handa. So let's begin with the first story. Yes, of course. Cryptocurrencies pose huge financial stability risks to the economy, Reserve Bank of India Governor Shakti Kanta Das reiterated at an event on Thursday. Meanwhile, the Reserve Bank of India Deputy Governor T. Ravi Shankar said that the central bank will roll out the much anticipated central bank digital currency in this fiscal year itself. तो आरबीआई ने कई बार अपना जो स्टैंस है वो बता दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं करती। और अब एक और इवेंट पर जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसलिए उन्होंने बहुत बार जो है इन्वेस्टर्स को वार्न भी किया। और स्पेशली अभी जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बहुत करीब है, तो वो और ज़्यादा लोगों को वार्न कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो ये एप्रीहेंशन है या फिर जो उनकी सोच है, उन्होंने गवर्नमेंट तक भी पहुँचाई है। और अभी फिलहाल वो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंसल्टेशन पेपर्स हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरबीआई जो है आईएमएफ के साथ मिलकर एक क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक ग्लोबल लेवल पर नॉर्म सेट करने वाले हैं और उस पर विचार चल रहा है। उन्हीं नॉर्म्स को फिर प्रॉब्ली ग्लोबली जो है फॉलो किया जाएगा। वहीं उसके साथ साथ जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, उन्होंने एक बार फिर से ये कंफर्म कर दिया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी सीबीडीसी लेकर आएगा, इसी साल लेकर आएगा। लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, ग्रेजुअल होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेज बाय स्टेज होगा। सबसे पहले तो जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उस पर वो काम करेंगे, फिर पायलट आएगा और फिर लॉन्च होगा। तो कुछ भी वो जल्दबाजी में तो नहीं करेंगे। हाँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट द सेंट्रल बैंक्स ऑफ I think probably if we talk about it, the entire world have been saying that they are somewhat against cryptocurrencies because it does take away their power, the centralized power that they have over the economy from their hands. Moving on to the next story, we have India's chief economic advisor V. Anantha Nageswaran said cryptocurrencies have yet to pass the test to become fiat currency since the digital currency cannot satisfy basic requirements such as having store value, widespread acceptability and unit of account. Instead, the regulator has urged the committee that crypto assets related unregulated activities may be entrusted to an investigating authority appointed by the government and take further legal actions. So, would you like to please elaborate on that? Yes. तो क्रिप्टो करेंसीज अब एक अग्नि परीक्षा पार करें, ऐसा कहा जा रहा है। जो इंडियन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंता नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें फिएट करेंसी की तरह बनने का एक टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। जैसे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी फिएट करेंसी के, जैसे कि एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनका एक स्टोर वैल्यू होना चाहिए। अगर 100 रुपये है तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही है, ऐसा नहीं है वो अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी है। और साथ ही साथ जो है एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब इतने ही नोट अगर होंगे मार्केट में सप्लाई में तो इतने ही रहेंगे। देयर इज एक्चुअली बिटकॉइन वो फॉलो करता है, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी वो फॉलो नहीं कर रही है। तो एक तो ये उनका कंसर्न है। दूसरा उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उस पूरे प्रोसेस को भी उन्होंने कहा है कि उसे भी अपनी काबिलियत, अपनी मेरिट को जो है वो साबित करना पड़ेगा। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो जो अथॉरिटी है, क्योंकि कोई अनरेगुलेटेड है, ये इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कह रहे हैं इस वजह से, इन हिज वर्ड्स, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ करीबियन पायरेट्स, यानी चोरों की नगरी है, चोरों का बाजार है ये। एंड वेयर वन पर्सन विन्स इट ऑल। तो मतलब हर किसी के लिए इक्वल चांस नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड। तो ये सब तो वो कह ही रहे हैं। और साथ ही साथ सेबी जो है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक और आरबीआई की व्यू पॉइंट से इत्तेफाक रखती है, उससे वो मेल खाती है। लेकिन वो जिस तरह से आरबीआई तो हमेशा क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात करते हैं, तो सेबी डजंट वांट कि बैन किया जाए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी सारी अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो इन एक्टिविटीज को डिटेक्ट करे और फिर एक अच्छा सा एक लीगल एक्शन जो है वो लिया जाए। सो लाइक दिस सजेस्टिंग मेकिंग लाइक अ प्रॉपर लीगलाइज्ड कमिटी टू एक्चुअली डील विद द क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड। एक मिडिल पाथ देखा जा रहा है, जहां क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं कर रहे हैं या फिर उसको बिल्कुल तरह से उसके दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक चाहे वो आरबीआई है या सेबी है या गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कोई ऐसा एक सेफ पाथ है, मिडिल वे है जो ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली
एक्सेप्ट की जा रही है क्रिप्टो करेंसी, और जब पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा इंडिया कहीं पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी रेगुलेशंस की बात भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल पाथ लेने की बात भी हो रही है, ग्लोबल नॉर्म्स सेट करने की बात भी हो रही है। So they're like trying to control the flow of power that the cryptocurrencies hold over the world economy, and again, especially Indian economy, concerning their first-hand concerns. Right. So moving on, Indian crypto exchanges WazirX and Unocoin are slowing down their hiring due to harsh new tax regime and a pullback from banks and payment processors, which have caused trading volumes to plummet. तो जो चाहे WazirX की बात करें, चाहे Coinbase की बात करें या Unocoin की बात करें, सारी जो एक्सचेंजेस, इनफैक्ट यही एक्सचेंजेस की बात नहीं है, वर्ल्ड ओवर जो एक्सचेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हायरिंग प्रोसेस को जो है उसको फ्रीज कर रहे हैं, अभी हायर नहीं कर रहे हैं। और उसके 3 रीजंस हैं। इंडिया की बात करें तो टैक्स रूल्स है, फिर शैडो बैन है जहाँ पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें मना कर दिया गया है किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ जुड़ने से, और साथ साथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अब गिर रहे हैं, ये 3 वजह हैं जिससे कि अब हायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन स्पेशली WazirX और कॉइन जो यूनोकॉइन है, उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये अनाउंसमेंट की आफ्टर कॉइनबेस मेड द डिसीजन, एंड कॉइनबेस ने तो ऑब्वियसली शैडो बैन के बाद ही डिसीजन लिया है, और उन्होंने डिसीजन इतनी सख्ती से लिया कि उनके जो ग्लोबल ऑफिसेज हैं उसमें जो उन्होंने ऑफर्स पहले हायरिंग के एक्सेप्ट कर लिए थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया है। और साथ ही जहाँ सब जो है अभी फ्रीज कर रहे हैं अपनी हायरिंग को, वहीं FTX जो है वो बहुत बोल्ड है, बहुत ज्यादा अपने स्टैंड को लेकर बहुत पॉजिटिव है। Hiring, we do not care what everybody else is following. हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हम तो वही करेंगे what we believe in. Right. तो सैम बैंकमैन ने क्लियरली ट्विटर पे कह दिया है कि चाहे एक बेरिश मार्केट है, लेकिन we will continue to grow and we will continue to hire. Right. So that is in a way positive also. Yeah, it's also like it's since cryptocurrency world is generating a lot of occupation for like people, it's actually hiring a lot of people in this industry. So I think a hiring freeze is something that came out as a very negative point here right now. But then again, FTX is something that is coming out in support of people. Yes, it's just a ray of hope in like darkened days. Right. So, right. Moving on. The attacker behind the recent theft of 20 million Optimism or OP tokens returned 17 million of them on Friday. Previously, the attacker cashed out 1 million OP and sent an additional 1 million to Ethereum co-founder Vitalik Buterin, who is working to return the funds according to Optimism. As of now, 1 million tokens worth close to $900,000 remain in the attacker's wallet. According to the tweet from Optimism, 2 million tokens were retained by the attacker as a bounty. So this is something that we very recently came across. There was a scam that happened, like a theft that happened. So there was this anonymous hacker, as of now, that's what we've been told. He managed to steal a huge chunk, like 20 million OP tokens out of a bank, and this happened while there was a transaction that was happening on Ethereum-based blockchain and on basically Wintermute, and they were just what happened, Wintermute ये ट्रांजैक्शन कर रहा था 20 मिलियन OP टोकन्स की, और उन्होंने गलती से ऑप्टिमिज्म की टीम को एक गलत ब्लॉकचेन एड्रेस दे दिया, जिसका फायदा उठाया हैकर्स ने। उन्होंने इस अमाउंट को हैक कर लिया, और उसके बाद हैकर्स ने 1 मिलियन OP टोकन्स तो कैश आउट कर लिए, एंड फॉर reasons unknown, I don't know why did they do that, but 1 million जो OP tokens हैं उन्होंने इथीरियम के फाउंडर विटालिक बुटरिन के अकाउंट में डाल दिए, which nobody understands why, जो कि विटालिक कह रहे हैं कि वो वापस भी कर देंगे। अब फिलहाल सिचुएशन ये है कि विंटरम्यूट ने इनको बाउंटी ऑफर की ऑफ 2 मिलियन OP टोकन्स हैकर्स को कि वो वापस रिटर्न कर दे बाकी का जितने भी टोकन्स हैं, तो वो बाउंटी और उस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हैकर्स ने, और उन्होंने ऑप्टिमिज्म के वॉलेट में 17 मिलियन OP टोकन्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए इन 17 ट्रांजैक्शंस। From the news that was coming out along with the bounty that Wintermute had offered the hackers, they also offered him a job as a consultant in their firm, actually, saying that, okay, you come work for us as a consultant, because if you could figure out a problem with a blockchain, you're definitely smart enough to consult. I think hackers are in a very positive position. Yeah. Hack किया तो भी मिल जाएगा पैसा, नहीं तो as a bounty तो मिल ही जाएगा, otherwise कुछ नहीं तो job तो मिल ही जाएगी, because the blockchains are trying to figure out, the loopholes in their system, and this is how they find out. So if a hacker is able to find out a loophole, he's the one who's going to fix it as well. Right. So moving on to the next thing. Felix Capital, a venture capital company, has just raised $600 million to invest in Web3 and blockchain companies. The target for the fund was set to $500 million, which was oversubscribed by 20%.
तो यहाँ पर फेलिक्स जो कैपिटल इट्स अ वेंचर कैपिटल कंपनी, बिग कंपनी इन लंदन, तो उन्होंने वेब3 के डेवलपमेंट के लिए $600 मिलियन रेज करने, $500 मिलियन जो है वो रेज करने थे, लेकिन ओवर सब्सक्राइब किया बाय 20% एंड दे रेज $600 मिलियन। और इससे जो है वो वेब3 के डेवलपमेंट में उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ फेलिक्स नहीं है, सोलाना फाउंडेशन जो है वो भी साउथ कोरिया में टेरा जैसी बहुत सी जो फर्म्स हैं उनके लिए फंड रेज कर रही है। $100 मिलियन जो उन्होंने रेज किए हैं, और इसे बैक किया जाएगा सोलाना वेंचर्स और सोलाना ट्रेजरी से। और कह रहे हैं कि जो टेरा क्रैश वॉर्स में जो सारे डेवलपर्स हैं उन्हें जितना नुकसान हुआ तो उन्हें भी मदद करने के लिए फंड को यूज़ किया जाएगा। और सिर्फ वेब3 या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन गेमिंग के लिए, NFT के लिए, D5 के लिए भी, उनको भी उसकी भी ग्रोथ के लिए आई वुड से, या उसके एक्सपोजर के लिए ये फंड जो है वो यूज़ किया जाएगा। Of course, South Korea is a very up and coming crypto market as of what we're seeing in the world economy. So because after the Terra crash, a lot of people lost a lot of their, a lot of their money in this Jobs, money. market, jobs, money, of course, which is again one of the reasons we know that, like past week also we talked about it, that South Korea is actually told Do Kwon to come down and fight the case that they're posing They are against already them, right? fighting the So case. I think this is going to act out like in a very positive light for Do Kwon and the Terraforms and cryptocurrency market in general in South Korea, for that matter. Fundraising is always very positive. Of course, it's always a very positive move to make. Up in the next story, we have in what can be called an acid test for India's new crypto tax laws and hodlers of digital assets, recipients of Luna 2.0 will now have to cough up 30% tax on tokens received via airdrop. The newly introduced Indian crypto tax provisions do not allow set-off of profit from one crypto pair against the losses in another pair. Specifically, in this case, the holders of original Luna token will not be allowed to offset their losses against the new Luna 2.0 tokens. In fact, reporters suggest that India is also considering implementing a reverse charge tax, an indirect tax liable on the recipient of goods or services rather than the supplier, which means any trades conducted in overseas exchanges will also be liable to taxes. वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला. So people have already lost so much after having invested in Luna and after the entire crash that happened in the market. Now having to pay 30% tax out of their pockets on something that they did not even earn a penny on. Right. In fact, face such huge losses in. And we saw the entire crypto market, started shaking because of that one crash. And now again, they have to pay 30% taxes out of their own pockets after Luna they thought, 2.0 okay, we're getting airdropped Luna tokens and it's going to be a good thing and we're getting something positive out of like a crash that happened, that, left everybody who was in the crypto market, investors or, enthusiasts or people who just follow it for the sake of it, like in a very bamboozled state of mind. Of course. So, अच्छा, अगर इस केस में चलो माना कि उनका लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं लूना होल्डर्स के, ऊपर से उनको लूना 2.0 के एयरड्रॉप पर उनको 30% टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन अगर लूना 2.0 अच्छा परफॉर्म कर रहा होता ना, ग्रो कर रहा होता, तो भी उन्हें कुछ थोड़ी सी तसल्ली होती. बट लूना 2.0 अपने ऑल टाइम हाई जो कि $11.33 था, उससे 65% डाउन है. तो ऑब्वियसली वो भी एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है. ऊपर से एक और रिवर्स टैक्स की बात हो रही है, जहाँ पर अगर आप किसी ओवरसीज एक्सचेंज में के साथ आप डील करते हैं तो एक्सचेंज को यानी सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना है, जो खरीद रहा है, द इन्वेस्टर हैज बाय कर रहा है उसको करना है. तो टैक्स की मार तो बहुत ज्यादा है. वो कहीं ना कहीं जो भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट बिग टाइम कर रही है. That is going to cost a lot for the Indian, like that is something that might eventually cost a lot for the Indian cryptocurrency market, because this is one way that the central powers or the central government or the central bank is actually trying to regulate the market as much as it can. Of course. Right. So moving on, the US Securities and Exchange Commission is trying to corner various crypto projects simultaneously. Crypto trial of the century is going on between SEC and Ripple. In the ongoing case, the SEC alleges Ripple conducted an illegal securities offering through sales of XRP. तो यहाँ फिलहाल SEC जो है ना वो पूरे चार्ज में है. ट्रायल्स हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेशंस हो रही है. तो पहला केस, इस पर 3 केसेस हैं. पहला केस जो है वो रिपल के साथ है और रिपल में उन्होंने यही चार्ज लगाया है रिपल पे कि उन्होंने XRP की सेल के थ्रू
जो है ये इलीगल सिक्योरिटी ऑफरिंग उन्होंने Right. जो है वो उन्होंने की है। लेकिन वहीं रिपल कह रहा है कि XRP को एक वर्चुअल करेंसी की तरह देखा जाए और स्टॉक की तरह जो है उसे ना ना consider देखा किया जाए। Right. तो वहीं दूसरे केस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन टेराफॉर्म के साथ भी चल रही है कि क्या उन्होंने अपने कॉइन को, अपने टोकन को मार्केट करने के लिए कोई यूएस लॉज को वायलेट किया था या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो लॉज होते हैं उन्हें ब्रेक किया था, इस पर बात चल रही है। और वहीं पर हम ये तो जानते हैं कि डोकॉन पर भी केस चल रहा है और उस केस की जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसमें अपनी एक प्ली वो लूज कर चुके हैं, उसमें Right. वो हार चुके हैं। और वहीं अगर तीसरे केस की बात करें तो जो उनका तीसरा केस है वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है बाइनेंस के BNB कॉइन पर, जहां वो ये देख रहे हैं कि क्या BNB कॉइन जो है वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है या नहीं, वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर बाइनेंस की बात करें, उसके थोड़े से पास में जाएं तो बाइनेंस ने अपने 2017 में अपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की थी जिसमें उन्होंने Right. $15 मिलियन जो है वो रेज किए थे। Right. और अब इस तरह की जैसे कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं वो तो अलग अलग खबरें भी सुनने को आ रही है। रॉयटर्स ने एक आर्टिकल जनरेट किया है, एक आर्टिकल लिखा जहां उन्होंने ये कहा है कि बाइनेंस जो है वो एक ऐसी एक्सचेंज है जहां पर सबसे ज़्यादा हैकिंग, फ्रॉडस्टर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं और एंड दे हैव कम विद डेटा लाइक $2.35 बिलियन की जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसी एक्सचेंज, इस प्लेटफॉर्म पर होती है। और ऐसे में ऑब्वियसली Binance has reiterated saying हाँ. that even the fiat currencies are used in illegal Yes. trafficking and a lot of illegal, Yes. a lot of illegal activities that happen around the globe. But that does not define cryptocurrencies in general or blockchain currencies in general. So they did suggest that it is better that it is not suggestive of the fact that cryptocurrencies are actually being used solely for the purpose of illegal activities. सो जो बाइनेंस के CEO हैं चैनपेंग जा, वो उन्होंने ही कहा है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा कि इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और क्रिप्टो करेंसी तो वैसे फिर भी इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड ऑपरेशंस जो है इसके बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड दे हैव आल्सो कम बैक विद स्टैटिस्टिक्स विद आंकड़ों के साथ वो आया कि 2.5% जितनी भी फियाट मनी है वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, में इन्वॉल्वड है, ऑफ कोर्स। तो अभी एलिगेशंस हो रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें क्या निकल कर आएगा दैट ओनली टाइम विल टेल। I think we need to keep an eye on that for that matter. It is very intriguing. Right. So on the next story we have the Ethereum blockchain's first dress rehearsal for its upcoming merge was successfully completed Wednesday. The Robston Test Network or Testnet successfully merged its proof of work execution layer with the Beacon chain proof of stake consensus chain, a process identical to the one that the main Ethereum network will undergo in just a few months. The merge is necessary to ensure that client software that uses Ethereum nodes runs well. Right. So basically, Ethereum has been trying to run test nets where they're trying to merge proof of work. They are moving from proof of work to proof of stake. हाँ. So for that they have been going through a couple of they have been through a few test nets for that matter, but this is the first one that has actually gone through and actually has proven to work. हाँ, so this is a very positive news for Ethereum because they've been trying to lift back up out of the red in the crypto world. Right. तो जो सारी ब्लॉकचेन्स हैं, देखिए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन आता है, यू कीप ऑन अपडेटिंग, तो हर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव कर रही हैं। तो इथेरियम ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपने बोला कि टेस्टनेट हो गया है, उन्होंने ड्रेस रिहर्सल कर ली है, उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है जो आगे ये एक्चुअल मर्ज होगा वो भी सक्सेसफुल होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि इस तरह का जो मर्ज है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने बताया कि इथेरियम नोड्स पर जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से स्मूथली रन करे, इसके लिए टेस्टनेट जो है इसके लिए जो ये मर्ज है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। Again, proof of stake is also important because it helps the blockchains and the mining and all of that to work on a very eco-friendly manner. Because as of now, from what we know, mining takes a huge chunk of the environment. बहुत ज़्यादा एक कार्बन heavy emission load है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, of course, which is one of the reasons China also banned हो रही है, right, which is one of the reasons China also banned mining in the first place. So yes, cryptocurrency swung between gains and losses during the week, taking cues from global macroeconomic developments. Bitcoin continued to trade in a narrow range of $29,000
and $31,000. Cryptocurrency rallied at the start of the week on China's move to ease COVID-linked restrictions but dropped the next day after the Australian Central Bank unexpectedly hiked rates by 50 basis points, forcing investors to reorient their attention to more fundamental issues of US inflation. The swings in digital assets through the week also can be an indication that Bitcoin and other currencies may have found a bottom, as most coins are trading lower by over 50% of their peak levels. Bitcoin is set to end the week with little change, while Ethereum will likely end with only a 1% cut, which can be considered marginal given the recent rout in global stocks. तो अभी जो काफ़ी लंबे समय से हम देख ही रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज गिर रही है, मार्केट गिर रही है, आई थिंक अभी ये थोड़ा फेस चलता रहेगा क्योंकि 50% इज अ ह्यूज परसेंटेज to have fallen by, of course. क्योंकि ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जिससे कि गिर रही हैं. Of course. Moving on to our next story, we have something that has been in the news for quite some time, but for different reasons, not cryptocurrency. But now again, he has stepped into this world. Johnny Depp now selling an NFT, branding his daughter as cunning. Hollywood star Johnny Depp, who recently fought a defamation suit against his ex-wife Amber Heard, is now calling out his daughter Lily Rose Depp's silence all throughout the trial. Depp has addressed Lily Rose's silence in a collection of images from his NFT project Never Fear Truth, which he launched in January. The 59-year-old has picked hundreds of different animated images of his daughter and added various quotes across Lily Rose's face, reading "Silence, exile, cunning." Depp's daughter was publicly trolled and harassed on the internet for not publicly supporting him during the trial. It is just another case of a child getting stuck in the middle of a divorce, a divorced couple. We have already seen that it was a very ugly trial on both ends. We both and the entire world saw it, the live. entire world saw both of them acting out, both of their secrets and both of their personal lives coming out, which was not absolutely necessary. But then again, Johnny Depp bringing his daughter into this entire thing is not a very good move, and then making NFT and actually capitalizing on something outright is something that is being perceived in a very different way by a lot of people. Like how everybody's perceiving it very differently, because some people say that, okay, she should have said something if she knew what was going on. But then again, it's just a child caught in the middle of a divorced and sometimes you really don't know as a child what to say, what not to say, who to support, and because the child is somehow caught up between, two parents after all. Right. Of course. But ये भी कहा जा रहा है कि ये जो silence, exile and cunning ये जो words हैं, ये जॉनी ने इसका टैटू भी बनाया अपने फोरआर्म पे, और ये apparently एक नॉवल में से पैराफ्रेज है. Yes. So कहीं ना कहीं जॉनी शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि he is not targeting, directly to his daughter, and it's the trollers who जो बोल रहे हैं ये बात. Yeah, but then again, because of this move, the NFT move that he's made, and how he's told the entire world that he's not comfortable with how his daughter was silent. His daughter actually faced a lot of social media trolling, a lot of public humiliation and harassment out of this. So as a father, bad move. Actually. But as a business person, what a beautiful moment to capitalize on. Actually. Yes. So capitalizing on your daughter's image and sentiments, and of course. So with this, we come to the end of this week's episode of Crypto Weekly Wrap, and we will see you again next week. I am Gunjan Handa signing off. And I'm Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV, and have a great weekend.